वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। और आज हम करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और ये चैप्टर नंबर 3 है आपकी क्लास 10th NCERT मैथ्स में। चैप्टर की शुरुआत में ही पहले पन्ने पर यानी पहले पेपर पे आपको एक छोटी सी स्टोरी मिल रही है। यहाँ पर एक पूरी स्टोरी लिखी है, नीचे एक फ़ोटो भी बना है जिसमें आप एक गर्ल को देख सकते हो कि वो हूपला खेल रही है। अब ये हूपला क्या होता है? अरे वही खेल जो आपने अक्सर करके फेयर्स या मेले वगैरह में खेला होगा। एक तरह का गेम होता है और जिसमें आपको रिंग्स जो होती हैं वो किसी भी प्राइस के ऊपर डालनी होती हैं, जिसको हम हूपला कहते हैं। और एक चीज़ और भी है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ये है जियांट व्हील, जिसको आप लोग क्या कहते हो, हिंदी में क्या कहते हो? हाँ वही। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे जियांट व्हील। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना। अब पढ़ते हैं इस स्टोरी को, छोटी सी ये स्टोरी है, पढ़ते हैं क्या है इसमें। अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। शी वॉन्टेड टू एंजॉय द राइड ऑन द जियांट व्हील एंड प्ले द हूपला, a game in which you throw a ring on the item kept in a stall and the ring cover any object completely, you get it। तो कहने का मतलब यह है, अखिला जो कि एक फेयर में गई है, मेले के अंदर गई है। मेला आप लोगों को पता ही होगा, एक तरह का फेयर वगैरह जो लगते हैं आपके शहर, नज़दीकी शहरों में। तो उसको दोनों चीज़ें चाहिए, उसको जियांट व्हील में भी घूमना है, उसको हूपला भी खेलना है। हूपला वही गेम होता है जिस किसी भी चीज़ पर जो कि स्टॉल पर रखा हो उसके ऊपर आपको ये रिंग फेंकनी होती है और वो रिंग अगर आपकी सही गिर गई तो आप जीत जाते हो। The number of the time she played hoopla is half the number of the rides she had on the giant wheel। तो जितनी बार उसने हूपला खेला उतना आधे पैसे का उतना ही आधे पैसे का उसने जियांट व्हील में राइड ले लिया। मतलब उसमें वो भी झूल चुकी है, उस झूले में झूल चुकी है, वही जियांट व्हील वाला। इफ ईच राइड cost ₹3 and hence the game of hoopla ₹4। अगर मान लीजिए जियांट व्हील की जो राइड है वो ₹3 की है और हूपला खेलने के लिए उसको ₹4 देने पड़ेंगे, तो हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड एंड हाउ मैनी टाइम्स शी प्ले हूपला प्रोवाइड शी स्पेंड। तो उसको कितने पैसे उसने राइड में खर्च किए और कितने पैसे उसने हूपला खेलने के लिए खर्च किए। अगर उसके पास टोटल अमाउंट ₹20 हैं, टोटल अमाउंट ₹20 यानी ₹20 हैं, तो बताइए कितना उसने खर्चा किया। तो कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जियांट व्हील। अब एक क्वेश्चन और है कि जियांट व्हील आपकी लैंग्वेज में, मतलब जैसे कि सब जानते ही हैं कि भाई मेरे जो व्यूअर्स हैं अक्सर करके बिहार से भी हैं, कुछ व्यूअर्स हमारे उत्तराखंड के भी हैं, कुछ व्यूअर्स हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ व्यूअर्स हमारे राजस्थान के भी हैं। तो मेरे लिए ये अच्छी बात है कि हमारी वीडियोस जो है इतनी दूर दूर तक देखी जा रही है। अरे वाह! तो आपके शहर में, आपके स्टेट में इस जियांट व्हील को क्या कहते हैं? तो मेरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश नॉर्थ में, हम लोग इसको इंडोला कहते हैं। तो आपके शहर में इसको क्या बोला जाता है? तो आप भी बोल दीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो हमें भी खुशी होगी, अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और उसमें अपने स्टेट और शहर का नाम भी लिखें। तो अब वापस आ जाते हैं अखिला के पास। तो अखिला ने ₹3 दिए हैं अगर वो जियांट व्हील में जाती है और ₹4 का टिकट उसका हूपला खेलने का है। तो जियांट व्हील का ₹3 है और हूपला खेलने का ₹4 है और दोनों को मिलाओ तो उसने कम से कम ₹20 खर्च कर दिए। अब अगर हम ये मान लें कि हूपला खेलने को
हम y मान लेते हैं, y कंसिडर कर देते हैं, और जो जियांट व्हील में उसने प्ले किया है उसको 3 रुपीज़ कंसिडर कर देते हैं। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो उसके 20 रुपीज़ ही आएंगे। तो ये एक तरह से क्या बन चुकी है, ये एक आपकी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। तो लीनियर इक्वेशन कुछ इसी तरह की होती है, और ये लीनियर इक्वेशंस अक्सर करके हमारे नॉर्मल लाइफ में भी काम आ जाती है, ठीक है। तो उसको हम कभी x और y मान लेते हैं। अब अगर एक लाइन पर और ध्यान दिलवाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अगर उस होपला खेलने के लिए उसको जितने पैसे उसने दिए उससे आधे पैसे उसने जियांट व्हील के लिए दिए, तो एक तरह से हमारी एक और इक्वेशन अपने आप ही तैयार हो गई कि y इक्वल्स टू हाफ x होगा। तो देखो, दो इक्वेशन हमारी कभी कभी ये इस तरीके से बन जाती हैं, और अगर हम इनको यूज़ करें लीनियर इक्वेशन जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो ये एक तरह से ग्राफ भी बन जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को और समझते हैं इस चैप्टर में क्या है खास। तो नेक्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा एग्जांपल नंबर 1। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 में क्या खास है, क्या दे रखा है। कह रहे हैं चेक द ग्राफिकली वेदर द पेयर इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अगर ये इक्वेशंस अगर आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। तो देखो, 9th क्लास में भी आप लोगों ने ग्राफिकली सीखा होगा कि ये ग्राफ होता है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से एक चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th में। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास अभी भी क्लास 9th की NCERT की बुक रखी होगी तो वो चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो जूनियर बच्चों से चेक कर ले, आपको सबका सब याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस 3y एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। वो पूछ रहा है कौन सा पेयर बन रहा है। अब ये पेयर क्या है तो कोई बात नहीं, ये सब मैं बता दूंगा। फिलहाल आप लोग इस चैप्टर में आइए, इस एक्सरसाइज यानी इस एग्जाम्पल में आइए। तो x प्लस 3y के अकॉर्डिंग अगर हम रखें, तो अगर मैं इस 3y को जो कि यहाँ प्लस का है दूसरी ओर ले जाऊँ तो वो माइनस का हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या बनेगी। तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, तो x 3 ये हो जाएगा 3x था ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0। 3 इंटू 0 होता है 0, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम दोबारा x प्लस 3y रखते हैं तो x की वैल्यू अगर 0 है और प्लस 3y ये लिखा है, तो ये 0 तो ख़त्म हो गया, और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इक्वेशन आने पर हमारा मतलब ये 2 पॉइंट्स बन चुके हैं। एक हो चुका है 6,0 और दूसरा जो पॉइंट है वो है 0,2। तो ये दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। आगे चलते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 कंसिडर कर देते हैं तो y हमारा क्या आएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी और 2 0 0 हो जाता है, माइनस 3y इक्वल्स टू 12 आया। अब ये 3 भी 12 को कट कर सकता है, 3 1 3 होता है और 3 4 12 होता है, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये सब होने के बाद हमारी ये जो पहला पॉइंट है वो 0,-4 आ चुका। उसके बाद y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो देखते हैं क्या आएगा। y की प्लेस पर हम लोग 0 रख देंगे, 3 इंटू 0 0 होता है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 6। तो पहला पॉइंट हमारा जो आ चुका है वो 0,-4 है और दूसरा पॉइंट आ चुका है 6,0। तो ये दोनों पॉइंट भी हमें मिल गए। अब ये पॉइंट 6,0 तो पहले भी था, तो ये दोबारा भी मिल गया। अब अगर हम इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो लाइंस को ड्रॉ करने पर आप ये देख रहे हो ये 0,6 पर दोनों टकरा रहे हैं। इस तरह की अगर कभी आपका ग्राफ बनता है तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम इसको कहते हैं।
अब एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर जस्ट ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा और ये बॉक्स टेबल नंबर 3.1 पर लिखा हुआ है। अब अगर आप दोनों वही पुरानी इक्वेशंस को देखें तो जो कि थी एक x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और दूसरी थी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। देखते हैं अब अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए a1 और b1, देखो मैं इन दोनों को पहले सही फॉर्म में रख देता हूँ, ये 6 इधर है ना, उधर ले जाता हूँ, और ये 12 इसका इधर है ना तो उधर ले जाता हूँ। अब ये प्लस का था तो माइनस का, और 12 भी प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये दोनों इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई। अब पहला पॉइंट ये कहता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, ग्राफ मैंने बताया आपको, यानी ये दोनों लाइन्स क्रॉस हो जाएंगी। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर आप इसको पहले यानी a इसका देखोगे तो वो 1 है, और a2 यहाँ नीचे वाली इक्वेशन देखते हैं, ये इसका पहला पॉइंट है, तो a1 ये हो गया, b1 ये हो गया, c1 ये हो गया इस पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। उसी तरह से a2 ये हो गया, b2 ये हो गया, c2 ये हो गया, तो ये सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये सब बैठ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर हम a1 किसको लें, a1 b1 c1 किसको लें, मतलब a1 1 वाली जो कंडीशन है वो किस में रखें, और a2 b2 ये कौन सी वाली कंडीशन में। तो देखो दोनों में से कुछ भी रख सकते हो आप, दोनों इक्वेशन में, चाहे इसको a1 b1 c1 मान लें, चाहे नीचे वाले को a1 b1 c1 मान लें। फिलहाल मुझे एक को तो किसी को मानना ही है, मतलब लेट तो एक को करना है, तो मैं ऊपर वाले को a1 b1 c1 मान रहा हूँ। तो ये पहला a1 यानी 1, b1 यानी 3 और c1 यानी -6। उसके बाद नीचे आओगे आप तो लिखा है a2 के हिसाब से 2, b2 के हिसाब से -3 और c2 के हिसाब से -12। तो ये तो आ गया 1/2, यहाँ 3 से 3 चला गया, ये आ गया 1/-1, और ये माइनस से माइनस चला जाएगा, 6 1 जा 6 12 जा। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ये भी इक्वल नहीं आ रहे हैं तीनों के तीनों। तो यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुए, और प्रीवियसली मैंने अभी बताया आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइंस वो कैसे बन रहे थे, हमने ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिया। तो ये पॉसिबल हो जाता है कि ग्राफिकली हमने प्रेजेंट करने से पहले ही हम लोग उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो हम उसे कोइंसिडेंट कहते हैं। अब ये कोइंसिडेंट क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट कभी एक लाइन जा रही है उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन आ गई, यानी दोनों लाइंस एक ही जगह पर हैं, तो उसे हम कोइंसिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर a1 a2 के इक्वल आ जाए और b1 b2 के इक्वल आ जाए लेकिन c1 c2 के इक्वल ना आए, तो ऐसे में हम लोग उन दोनों लाइंस को ये कंसिडर कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग उन लाइंस को कंसिडर कर देते हैं कि दोनों की दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ठीक से रिवाइज कर लीजिए, अगर a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो वो इंटरसेक्टिंग होगी। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के, तो वो तीनों की तीनों अगर इक्वल हैं तो वो कोइंसिडेंट बोली जाएंगी। और अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 इज़ नॉट इक्वल, तो ये पैरेलल बोली जाएंगी। अब ये देख सकते हो यहाँ पर तीनों में लगा होगा नॉट इक्वल, इसमें सिर्फ खाली नीचे मतलब c1 अपॉन c2 में है और इसमें तीनों में कहीं नहीं है। तो याद कर लीजिए अच्छे से, ये पूरे के पूरे चैप्टर में आपके पूरे के पूरे चैप्टर में यही काम आने वाला है। और इसके साथ ही आपको आगे इसमें ही इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी, जो कि इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट्स में आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब समझ में आ चुका होगा। हम लोग एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखते हैं वहाँ क्या खास है और क्या बताया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ये कुछ गिवन है, ग्राफिकली फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या मतलब है इसका, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो, ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, चलिए मान लेते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। पेयर्स का मतलब होता है कि दो इक्वेशन यानी x और y आपको दे रखा है, और इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन और द इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, या फिर यूनिक एक जैसा ही सॉल्यूशन आएगा, या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, मतलब ये कुछ पूछा गया है। अब देखो, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। तो आगे देखते हैं क्या है खास, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब, तो एक तो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं और इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 5 है, दोनों में 5 गिवन है, तो 5 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 3 है, देखो ये 3 है, तो 3 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो अगर हम दोनों तरफ करते हैं, मतलब ये क्या होता है जब हम इस तरीके से लिखते हैं, तो 5/3 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगी, LHS में भी और RHS में भी। अब अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो तो ये 0 हो जाएगा, और 5/3 की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये 5/3 3x से मल्टीप्लाई, 5/3 जो है वो 24/5 से मल्टीप्लाई, और 5/3 3/5 से भी मल्टीप्लाई। यहाँ 3 से 3 चला जाएगा और ये हो जाएगा 5x। यहाँ पर 5 से 5 चला जाएगा, यहाँ पर भी 5 से 5 चला जाएगा, और यहाँ पर ये अब 3 इन सभी के नीचे आ चुका है, तो 3 इससे कट जाएगा। अगर 24 से देखते हैं तो वो 8 आता है, और 3 से 3 यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा आराम से। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें, क्या दोनों इक्वेशन, क्या ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन सेम नहीं बन गई? बिल्कुल सेम बन चुकी है। और क्या अब ये सेम रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगी? देखो, अगर ये इक्वेशन सेम आ गई है तो मैं सीधा कह सकता हूँ ये कोइंसिडेंट है। अब आप लोग कहोगे कि सर पॉसिबल कैसे है? देखो, ये पहली इक्वेशन इतनी ले लेता हूँ, और जो हमारा यहाँ सेकंड इक्वेशन के लिए आंसर आया वो भी ले लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों को उसी हिसाब से डिवाइड करके देखता हूँ, तो अब देखो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ब्लैक कलर से ही ले रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को हम ब्लू कलर से ले रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करके देखता हूँ, क्या ये सेम आ रहे हैं? सब के सब आपस में कट हो गए, 1/1 1/1 1/1 हो चुके हैं, और इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं तो 1 = 1 आया। और ये कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है? सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड हो रही है। तो यानी ये क्या है? ये कोइंसिडेंट हैं। तो हम कह सकते हैं, देखो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन से कुछ नहीं लिया, सेकंड वाली इक्वेशन में जो भी किया सेकंड वाली इक्वेशन में किया, और वहीं से हमारी क्या ये बन गई है? ये हमारी पूरी की पूरी क्या बन चुकी है? ये कोइंसिडेंट वाला पॉइंट बन चुका है। इसके साथ ही आगे देखिए, तो यहाँ पर लिखा था जैसे कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इन्फिनाइट है। अब यहाँ कोइंसिडेंट के बराबर में आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर, देखते हैं वहाँ क्या है इम्पोर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग इस वक्त एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बताया गया है कि चंपा वेंट टू द सेल टू परचेज सम पार्ट्स ऑफ पैंट्स एंड स्कर्ट। तो चंपा ने कुछ खरीदा, क्या खरीदा? पैंट्स और स्कर्ट खरीदी हैं। When her friends asked her how many of each she brought, तो जब उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि तुमने क्या क्या
कैसे कैसे ख़रीदा है। तो उसने एक पहेली की तरह आंसर दिया। शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ टू लेस। तो टू लेस का मतलब हो गया कि -2 से करना है नंबर ऑफ शर्ट्स को, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, और पैंट से जो नंबर ऑफ शर्ट है वो -4 करेंगे अगर ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से, यानी ट्वाइस मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ट्वाइस आए तो यानी 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस आए यानी 3 से मल्टीप्लाई, और 4 टाइम्स 5 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बोला गया है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर पैंट से करता हूँ मैं, 2 की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पैंट से करता हूँ और 2 लेस कर देता हूँ, 2 माइनस कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएंगी। फिर इसके बाद ही अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 4 लेस, यानी नंबर ऑफ स्कर्ट इसका मतलब होता है इक्वल टू, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो हैं वो 4 लेस। अब किससे लेस होंगे, आगे लिखा है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो पैंट्स जितनी हैं उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से लेस करेंगे तो नंबर ऑफ पैंट्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएंगी। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि जो नंबर्स ऑफ पैंट्स हैं उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं और नंबर ऑफ स्कर्ट जो है उसको हम y कंसिडर कर लेते हैं, तो दोनों की दोनों बातों के हिसाब से हमारी दोनों इक्वेशन x और y रखने के बाद कुछ ऐसी बन जाएंगी। अब ये दोनों इक्वेशन भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। आगे कह रहे हैं हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा ब्रॉड। तो उसकी फ्रेंड की हेल्प करनी है कि उसने पैंट और स्कर्ट किस तरीके से खरीदी है। तो ये तो कंफ्यूज हो चुकी है। अगर चंपा अच्छा होता कि चंपा बिल ले लेती तो बिल में आपको साफ साफ पता चल जाता कि, और इतनी उलझन वाला क्वेश्चन ये ना देती। तो फ्रेंड की हेल्प करो भाई। तो हम लोग तो आ ही गए मदद करने के लिए, मदद करना अच्छी बात है, तो अच्छा है, तो मदद करते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग रख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू, पहली इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 होता है 0, और 0 माइनस 2 तो -2 आ गई y की वैल्यू। उसके बाद अगर हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो ये आ गया, तो -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 से 2 चला जाएगा तो बचेगा 1, तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं हमें, तो हम लोग दोनों को जॉइंट कर लेते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन में आते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू को 0 रखें तो 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी और y की वैल्यू आ जाएगी -4, और अगर y की वैल्यू को 0 रखें तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये भी एक इक्वेशन आ चुकी, यानी 0,1 आ चुका है। तो अगर इन दोनों के दोनों को हम लोग ऐड कर लें, अगर दोनों के दोनों को हम लोग जॉइंट कर लें तो ये किस तरीके का पॉइंट बन रहा है, किस तरीके का ग्राफ बन रहा है, ये फिर भी क्या बन रहा है, एक तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, इंटरसेक्टिंग बन रहा है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में इस पॉइंट पर जो कि दोनों का है 1,0। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा ग्राफ बन चुका है, जैसे कि क्वेश्चन ने हमें कहा था कि ग्राफिकली शो करना है, और उसके फ्रेंड की भी मदद हो चुकी कि भाई वो क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर टकरा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी और y की वैल्यू जो होगी वो x की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब है कि नंबर्स ऑफ जो आपके पैंट्स थी वो आपकी 1 होगी और नंबर ऑफ शर्ट जो है वो 0 होगी। तो इस तरीके से उसकी जो चंपा की फ्रेंड है उसकी हेल्प हो चुकी है। और क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो रहे हैं तो उसी तरीके से अगर हम रखें तो y दोनों को एक तरफ रख देते हैं, तो 2x माइनस वाई -2 और दूसरी है 4x माइनस वाई -4। तो अगर इन दोनों को उसी तरीके से रखें तो ये आ जाएगा 2/4 a1/a2 और b1/b2 यानी -1/-1
आ चुके हैं। तो क्या ये सब कट होने के बाद आपस में 1/2 आ चुका है, ये 1 से 1, तो ये खाली 1 बचा है, और ये भी लास्ट में ये दोनों A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ये ग्राफिकली भी हम लोगों ने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप सो अभी तक आप लोगों को ये सब क्लियर हो चुका होगा कि इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके का क्या आने वाला है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, और क्या क्या आप लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो का एंड यहीं तक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सपोर्ट बनाए रखें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और इसी तरीके के हम लोग कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, और देखते रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा और जल्द ही अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग बने रहें इतने हमारी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।